ये वो आला तरीन इलाज है जो सिर्फ दुनिया के वो अरबपति अफराद हासिल कर सकते हैं जिनकी दौलत 10 अरब रुपए तक पहुंच चुकी हो। देखा जा सकता है कि अमला अरबपति को एक खास डब्बे में बंद कर देता है और फौरन एक कनस्तर में मौजूद समुद्री मन मछलियां ले आता है। कहा जाता है कि ये मछलियां आम नहीं बल्कि वो हैं जो बचपन से इंसानी गोश्त खाकर बड़ी हुई है। पहली बार इलाज करवा रहे कवि भाई के चेहरे पर खौफ नुमाया होता है तो हमदर्द डॉक्टर जियांग जुआंग फौरन उसका मुंह नरमी से दबा देता है। फिर जैसे ही अरबपति सांस लेने को बेचैन होता है, जेंग गोनगजी फौरन एक फैलाने वाला आला उसके मुंह में डाल देता है और फिर 1 मीटर मोटी पाइप कवि भाई के मुंह के अंदर डाल दी जाती है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, डॉक्टर फौरन समुद्री मन मछलियों के डब्बे को खोल देता है। अगले ही लम्हे अनगिनत मछलियां रोशनी की रफ्तार से पाइप के जरिए कवि भाई के जिस्म में दाखिल हो जाती है। कवि भाई का चेहरा फौरन तकलीफ से भर जाता है, लेकिन जिंदगी लंबी करने की ख्वाहिश में वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। लेकिन फिर वो देखता है कि एक औरत केचुओं से भरा हुआ गुस्ल टब में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई है। कवि भाई जब जागता है तो पता चलता है कि ये सब एक ख्वाब था। असल में कुछ वक्त पहले कवि भाई एक बड़ी कंपनी का आला ओहदेदार होता है और उसे एक खुशहाल जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। लेकिन एक मीटिंग के दौरान बॉस उसे एक जिम्मेदारी देता है और वो ये कि उसे एक राइड सेंटर से बॉस दीजुअन को वापस कंपनी लाना है। जब मर्द को सूरत हाल का पता चलता है तो वो फौरन ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी ले चलो इस जगह की तरफ जो बॉस ने बताई थी। जब कवि भाई वहां पहुंचता है तो देखता है कि यह जगह तो जैसे जन्नत का मंजर हो। लोग यहां खाते पीते खेलते कूदते बहुत खुश हैं। मर्द नर्स से मिलता है और दीजुअन को लाने का मुतालबा करता है, लेकिन नर्स बताती है कि अभी विजिट का वक्त नहीं है। कवि भाई मायूस होता है और फौरन अस्पताल के इंचार्ज सांग बायो को तलाश करता है। जब मर्द सूरत हाल को समझता है तो वो कहता है कि वो इसे दीजुअन को ले जाने देगा, लेकिन फिलहाल वो बुजुर्ग अभी इलाज में है, से कुछ देर इंतजार करना होगा। कवि भाई ये सुनकर फिलहाल ड्राइवर के साथ रुकता है और बॉस को सूरत हाल बताता है। लेकिन रास्ते में अचानक एक हिरन गाड़ी के सामने आ जाता है और कवि भाई की गाड़ी से टकरा जाता है। जब मर्द दोबारा होश में आता है तो वो खुद को राइड सेंटर में पाता है। डायरेक्टर उसे बताता है कि फिलहाल वो यहां आराम करे और बेहतर होने के बाद दीजुअन को ले जाए। इसके बाद कवि भाई वहीं रह जाता है और वो सोचता है कि बड़े बॉस से मिले और उसे सारी सूरत हाल बताए। लेकिन दीजुअन वापस जाने पर राजी नहीं होता तो वो फिलहाल बाहर निकल जाता है और उसे अतावहवा से मुलाकात होती है। वो लड़की बहुत जवान लगती है, ऐसा नहीं लगता कि वो किसी राइड सेंटर की मरीज है। वो फौरन कवि भाई को बताती है कि वो बचपन से यहाँ है और यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। कवि भाई ये सुनकर फौरन सांग बायो से पूछ-गुछ करता है, लेकिन इसी वक्त उसकी नाक से आहिस्ता आहिस्ता खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो दोबारा जागता है, सांग बायो पहले ही उसकी रहनुमाई कर रहा होता है और फिर वही मंजर सामने आता है जो शुरू में था। जब मर्द सूरत हाल समझता है तो वो फौरन अपने पीर की प्लास्टर को तोड़ देता है और हैरत अंगेज तौर पर उसकी कोई बीमारी नहीं होती। तब उसे पता चलता है कि यहाँ के सब लोग सांग बायो के तजुर्बात का हिस्सा है और थेरापी सर्विसेज के जरिए सबको फर्माबरदार बनाया जा रहा है। और सांग बायो एक खास ताकत हासिल करना चाहता है ताकि हमेशा जिंदा रह सके। ताओहवा इसका कामयाब तजुर्बा है और सांग बायो इस लड़की से शादी भी कर रहा होता है। खतरे के ऐन वक्त कवि भाई बहादुरी दिखाता है और पूरे राइड सेंटर को आग लगा देता है और ताओहवा को कामयाबी से बचा लेता है। इसी वक्त सब लोग वहां से निकल जाते हैं। कहानी के आखिर में दीजुअन भी कंपनी वापस आ जाता है और कवि भाई पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगता है।